नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश सत्ता का फाइनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। उपचुनावों की तारीखों का ऐलान तो फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 सीटों के लिए दोनों प्रमुख दल यानी बीजेपी और कांग्रेस एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आखिर अपने गढ़ में दहाड़ने पहुँच रहे हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर वह अपने चुनावी अभियान का अघोषित श्री गणेश करेंगे और साक्षी बनेंगे शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा और तमाम सारे नेता। जिस सिंधिया को मार्च से लगातार घेरने की रणनीति में कांग्रेस जुटी है, वे सिंधिया अपने गढ़ में कांग्रेस को अपनी ताकत दिखाएंगे। 3 दिन के इस मेगा शो में हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल कराया जाएगा। जाहिर है कि लंबे समय बाद प्रदेश में एक ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें हजारों की संख्या में किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपना दल छोड़ दूसरे दल का दामन थामेंगे। लंबी प्रतीक्षा और कई बार टलते रहने के बाद आखिरकार कांग्रेस की सरकार गिराकर भाजपा नेता बन राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौरा बना है। वे फरवरी में आखिरी बार ग्वालियर आए थे। तब उन्होंने भाजपा पर कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश करने और कमलनाथ सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाए थे। उसके बाद अब वे पहली बार ग्वालियर की राजनीतिक यात्रा पर आ रहे हैं। मकसद अपने समर्थकों को भाजपा की सदस्यता दिलाना और भाजपा को अपनी जमीनी ताकत दिखाना है। सिंधिया 22 अगस्त से 3 दिन ग्वालियर में रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि सिंधिया के अलावा बाकी नेता तीनों दिन ग्वालियर रुकेंगे या फिर पहले दिन आकर लौट जाएंगे। सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब ये उनकी कदर नहीं जानते थे, और आज जब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और नेता है तो बार बार सिंधिया सिंधिया खुबिया हो रहा है कांग्रेस को। जिस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं, आज पीसीसी के अंदर बड़े हास्यास्पद स्थितियां हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया उसमें वो घोषणा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के संसाधनों पर मध्य प्रदेश के युवाओं का अधिकार, ये निर्णय हुआ है, घोषणा नहीं है। और जब निर्णय कोई होता है तो शिवराज सिंह चौहान जी उस निर्णय को अमल में लाने का काम करते हैं। यह सरकार मध्य प्रदेश के युवाओं के इस निर्णय को अमल में लाकर छोड़ेगी। पहले एक झूठा था, एक और 11 झूठे इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने कहा सिंधिया साहब ने, मैं विकास से कोई समझौता नहीं करूंगा, मैं हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ूंगा, सड़कों पे उतरूंगा। जनता बताएगी, जनता भी ग्वालियर चंबल संभाग की ठान के बैठी की तारीख तो तय हो चुनावों की, फिर इस रिश्ते को बताएंगे कि रिश्ता असली है कि नकली है। साथियों, उन्होंने कहा कि मैं अतिथि शिक्षकों के लिए सड़क पे आऊँगा। 22 तारीख को अतिथि शिक्षक जा रहे हैं सब ग्वालियर आंदोलन करने, इनका स्वागत करेंगे वहाँ पे। 6 महीने सरकार को हो गए, 5 महीने अभी तक सड़क पे उतरे नहीं। न एक बार भी शिवराज चौहान से बात की इस व्यक्ति ने कि अतिथि शिक्षकों का निर्णय लीजिए। लंबे समय से सिंधिया समर्थकों का दौरा टलते आने के कारण संभाग भर में उनके समर्थकों में मायूसी थी, क्योंकि भाजपा उन्हें अपनी बैठकों और कार्यक्रमों में बुलाती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने भाजपा की सदस्यता नहीं ली थी। अब वे औपचारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो जाएंगे और उन्हें उम्मीद है कि भाजपा में उन्हें वैसा ही मान सम्मान मिलेगा जैसा कांग्रेस में मिलता था। हालांकि इस आयोजन से भाजपा का चुनावी अभियान औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का संचार होगा। लेकिन अगर कांग्रेस सूत्रों की बात करें तो वे भी इसी आयोजन का इंतजार कर रहे थे। उनके अनुसार हालांकि पार्टी सिंधिया समर्थकों को पहले ही बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, लेकिन अभी अनेक लोग दोनों जगह चक्कर लगाते रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा। अब उनकी स्थिति साफ हो जाएगी। कांग्रेस ने अभी तक उपचुनाव के मद्देनजर जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां की हैं वो ज़्यादातर ग्वालियर चंबल संभाग में की है, जो कि छोटा मोटा उनकी तैयारी नज़र आती। कहीं भाजपा के रुष्ट नेताओं को उन्होंने अपने पाले में किया है और उनको टिकट देने की भी बातें चल रही हैं। तो क्योंकि कांग्रेस को ये पता है कि यहाँ एक बड़ा हिस्सा, उपचुनाव का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ग्वालियर चंबल संभाग में ही है, और यहाँ अगर थोड़ा बहुत चुनाव जीत लिया तो शायद कहीं सम्मान बचा रहे या लड़ाई में बने रहेंगे। और इस चीज़ को बीजेपी और सिंधिया ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। सिंधिया को ये भी याद है कि होगा मेरे ख्याल से कि ग्वालियर गुना से जब भी वो लोकसभा चुनाव लड़े थे तो थोड़ी सी
मैदान में सुस्ती दिखा दी थी और उत्तर प्रदेश में वो व्यस्त रहे थे और आखिरी के दिनों में लौटे थे, तो उसका परिणाम उनके मनमाफिक नहीं आया था। तो ये सारी चीज़ें उन्हें याद होंगी, इसलिए इस बार वो समय रहते उन्होंने मैदान पकड़ लिया है और इसका बहुत फ़ायदा उनको मिलेगा, क्योंकि ग्वालियर चंबल एक हार अगर हम छोड़ दें ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकसभा की, तो ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया परिवार का बड़ा दबदबा है और बीजेपी भी ये बहुत अच्छे से समझती है कि केवल शिवराज के या केवल नरेंद्र सिंह तोमर के बूते पे उस हिस्से को या उस बेल्ट को जीतना आसान नहीं है। सिंधिया की उसमें ज़रूरत लगेगी। तो ये जो एक जॉइंट वेंचर सिंधिया और शिवराज और नरेंद्र सिंह तोमर, वी.डी. शर्मा इनका लगा है, इसके परिणाम बहुत अच्छे इनको मिल सकते हैं। और दूसरा, जब किसी दल के हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी अगर दूसरे दल में शामिल होते हैं, जैसा कि बात चल रही है कि कांग्रेस का बहुत बड़े पैमाने पे कार्यकर्ता जो है बीजेपी में आएंगे, तो इसका एक मनोवैज्ञानिक लाभ भी बीजेपी को मिलेगा और दूसरी पार्टी का इससे मनोबल टूटता भी है। तो ये सारी कवायद, सबसे बड़ी बात, कवायद पूरी उन्होंने बहुत टाइमली इसको कर दी है, बजाय इसके कि अंतिम दिनों में अगर वो भागदौड़ करते तो हो सकता है कहीं शायद बसपा या कांग्रेस को थोड़ा बहुत दरारें क्रैक बनाने में आसानी हो जाती बीजेपी के लिए। लेकिन पिछली सारी नसीहतों को ध्यान में रखते हुए, पिछले नतीजों को ध्यान में, बीजेपी को विधानसभा के नतीजे याद होंगे और जब सिंधिया कांग्रेस में थे, और सिंधिया को लोकसभा का नतीजा याद होगा गुना का। ये सारी कवायदें उन्हें याद है, इसलिए उन्होंने 2-3 महीने पहले ही मैदान पकड़ लिया और ये सिलसिला थोड़े दिन भी चल गया तो मेरे ख्याल से फिर कांग्रेस के लिए उस बेल्ट में बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस शक्ति प्रदर्शन को लेकर सिंधिया कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। उनके दिल्ली और ग्वालियर के दफ्तर हर जिले के अपने झंडे वरदारों से सतत संपर्क में हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्वालियर लाने की रणनीति बना रहे हैं। इसके लिए वाहन उपलब्ध कराने का जिम्मा सिंधिया समर्थक परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत के पास ही रहेगा, जो परोक्ष रूप से व्यवस्था संभालेंगे। महल से लगातार पूरी तैयारियों की मॉनिटरिंग हो रही है कि कौन कितने लोग लेकर पहुंचेगा। चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग के कोरोना संक्रमण पूरे उछाल पर है, लिहाजा अब इस कार्यक्रम को नया रूप दिया गया है। पहले तय हुआ था कि एक भव्य और बड़ा कार्यक्रम किया जाए, जिसमें 10 से 20 हजार लोग एक साथ आकर सदस्यता ग्रहण करें, लेकिन कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के मद्देनजर अब इसे विधानसभा और जिलावार करने की योजना बनाई गई ताकि भीड़ खंडों में बढ़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। अब जबकि कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ भाजपा की तर्ज पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर कभी जनता को संबोधित कर रहे हैं और कभी युवा संवाद कर रहे हैं, जैसा कि आज उन्होंने किया। ऐसे में सिंधिया का एक्चुअल एक्शन और संवाद निश्चित तौर पर रंग लाएगा। इस पूरे आयोजन पर कांग्रेस की भी नज़र होगी, क्योंकि उसके ही कार्यकर्ता हाथ छोड़कर कमल थामने वाले हैं। इससे ये भी साफ हो जाएगा कि कांग्रेस अभी तक बागियों को लेकर जो हल्ला मचाती रही है, उसका जनता में असर कितना है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी। दो चीज़ें हैं, एक आज युवा संवाद किया है भटनागर जी कमलनाथ ने, और एक युवा नेता जो उनके साथ छोड़ गए 4 महीने पहले, वो 2 दिन बाद अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। और 2 दिन पहले कांग्रेस सवाल उठाती रही थी कि वो अपने क्षेत्र में जा नहीं रहे हैं, और वो जाने के दौरान एक बड़ा मेगा शो करने की तैयारी, 3 दिन अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि 10,000 कार्यकर्ताओं को लाएंगे। तो इस स्थिति में जब कोरोना में अगर इतना बड़ा आयोजन होता है और वाकई में इतने कार्यकर्ता कांग्रेस का साथ छोड़कर चले जाते हैं, फिर कांग्रेस को आप किस स्थिति में खड़ा पाते हैं। और वाकई में जो संवाद की बात कमलनाथ कह रहे हैं युवाओं से, बाकी लोगों से, तो ये भी मान लिया जाए कि उनका अभी तक अपने कार्यकर्ताओं से सरकार जाने के बाद भी संवाद स्थापित नहीं हुआ है। कांग्रेस की तो सारी समस्या ही मनोज संवाद की थी, और ख़ास करके मुख्यमंत्री से संवाद की। अगर मुख्यमंत्री से संवाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुआ होता, मंत्रियों का हुआ होता, तो मुझे लगता है शायद कमलनाथ सरकार अभी और चलती। रही बात सिंधिया के ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे की, तो वो निश्चित तौर पे उनका गढ़ है। सिंधिया राजघराने का अपना एक राजनीतिक असर है, उनके अपना एक समर्थक वर्ग है वहाँ पर। तो कोई बड़ा आयोजन नहीं कर रहे हैं, जैसा आपने रिपोर्ट में बताया कि उसे चेंज कर लिया उसका स्वरूप। तो इसका ज़्यादा लाभ बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी और सिंधिया को जब वो विधानसभा वाले क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराएंगे, यानी अपने समर्थकों को शामिल कराएंगे, तो एक वो नए तरह का माहौल वहाँ पे अलग से क्रिएट होगा। तो कुल मिला के एक बहुत सोची समझी रणनीति के साथ में भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल संभाग में उपयोग करने जा रही है। पार्टी के सारे सीनियर नेता उनके साथ में रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे,
नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे, वीडी शर्मा रहेंगे। तो सिंधिया का कांग्रेस में आने का जो असली इम्पैक्ट है वो अब हमें नज़र आने लगेगा जब वो बाहर मैदान में आ रहे हैं। अभी इंदौर में गए थे तो वो बीजेपी नेताओं के घर पे गए थे, अब वो ग्वालियर आ रहे हैं तो ग्वालियर में तो सभी लोग उनके ऑलरेडी परिचित हैं ही सही। और अभी नरोत्तम वगैरह उनके नरोत्तम मिश्रा उनके संपर्क में रहे, नरेंद्र सिंह तोमर उनके संपर्क में रहे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक लाभ जो है वो अब वहाँ पर लेगी और मुझे लगता है कांग्रेस अब हाल बैक फुट पे है। जी प्रभु जी, चाहते सिंधिया ज्योतिरादित्य तो वो अकेले भी जा सकते थे, जैसे कि कांग्रेस की परंपरा रही है कि वो अपना मेगा शो करते और बीजेपी के बाकी नेताओं को बताते कि ग्वालियर चंबल में उसका असर कितना, हालांकि सबको पता है। लेकिन अगर उनके साथ वीडी शर्मा है, नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के तमाम सारे नेता हैं तो निश्चित तौर पर इसमें एक मैसेज छुपा होगा। स्वाभाविक तौर पर मनोज जी, ये मैसेज देने का खेल है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि जो विधायक या जो मंत्री जो कमलनाथ सरकार में थे वो जब छोड़कर आए हैं कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो सिर्फ सिंधिया के लिए आए हैं। सिंधिया के कारण उनके अपने राग द्वेष होंगे पार्टी में, लेकिन उस पर ज़्यादा यदि कोई चेहरा था तो सिंधिया का चेहरा था, जिनकी आवाज़ पर वो लोग आए हैं। जितने 16 सीटों पर जो अंचल में चुनाव हो रहा है, वहाँ के लोगों का ये कहना है, जो चुनाव जीतते रहे उनका भी ये कहना है कि वो सिंधिया जी के कारण जीतते रहे थे, क्योंकि सिंधिया एक ऐसा फैक्टर है वहाँ पर जिसको कि जनता नज़रअंदाज नहीं करती है, उस पर भी वोट देती है और वही कारण है कि वो सारे लोग वहाँ पर विधायक बने, ऐसा उनका भी मानना है। तो ये जो बड़ा फैक्टर है उसको भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश कर रही है कि अब भाजपा प्लस सिंधिया इज इक्वल टू कांग्रेस जीरो। उनका इशारा ये है कि कांग्रेस अब जीरो है। जिस तरीके से वहाँ पर लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को या नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने की कोशिश की जाएगी, तो एक संदेश देने की कोशिश है कि आप एक नई जमात लाइए, आपको यदि चुनाव लड़ना है, हमसे मुकाबला करना है। तो ये जितने लोग थे या तो महल के बंद से जुड़े हुए लोग हैं, या भाजपा के करीबी लोग हैं, या कांग्रेस से नाराज लोग हैं जो कि अब सिंधिया के साथ जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो एक बड़ा संदेश देने का खेल है ये, और असर स्वाभाविक तौर पर साफ है। एक और चीज़ है जो आपने कहा, असर साफ है, संदेश देने का खेल है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस का वहाँ सफाया हुआ है और निकट भविष्य में कोई उसकी उम्मीदें इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि जो चुनिंदा नेता बचे हैं वो उम्र के उस दौर में गुजर चुके हैं, पहुँच चुके हैं कि वो संघर्ष करने की स्थिति में नहीं है। डॉक्टर गोविंद सिंह की अगर बात करें, कहा जा रहा था कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, लेकिन अब वो रेत उत्खनन को लेकर मुद्दा बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चंबल की यात्रा पर जाऊँगा मैं, और आखिरी चुनाव की बात कर चुके हैं। उस पूरे अंचल में कांग्रेस के पास स्थापित होने के लिए अब क्या बचा है। और दूसरी एक बात है कि जो लोग चले जाएंगे इसके बाद कांग्रेस की ओर से भी ऐसे प्रयास नज़र नहीं आ रहे हैं कि वो किसी एक नेता को वहाँ एस्टेब्लिश करें, क्योंकि वो ऐसे नेताओं के सहारे में चुनाव लड़ना चाह रही, जैसे के मिश्रा की बात करें। अरुण यादव के समय वो सक्रिय थे, बाद में विसरा दिए गए, सरकार बनी, उनको हटा दिया गया, सरकार गई, उनकी याद आई और वो अकेले अब एक प्रवक्ता के सहारे। क्या आपको लगता है कि ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया प्लस भाजपा को कांग्रेस टक्कर दे पाएगी? कांग्रेस खाली स्थान भरने की कोशिश कर रही है मनोज जी। केवल वहाँ पर सामने यदि कोई राजा है तो उसके सामने वजीर भी नहीं खड़ा कर रही है, वो प्यादा लगा रही है वहाँ पर। ये स्थिति है कांग्रेस की, क्योंकि उनके पास है ही नहीं वजूद वहाँ पर। यदि कांग्रेस की हम कहें कि ग्वालियर चंबल अंचल में यदि कोई टीम हुआ करती थी तो वो सिंधिया की टीम हुआ करती थी, क्योंकि छत्रप वो थे, सब उनके लोग थे, उनकी पसंद से वहाँ पे पद बढ़ते थे, उनकी पसंद से अधिकारी नियुक्त होते थे, टिकट बढ़ती थी, टिकट दिए जाते थे। तो तमाम जो कैडर है कांग्रेस का वो सिंधिया का कैडर हुआ करता था, कांग्रेस का अपना कैडर नहीं था। वो पूरा का पूरा कैडर अब शिफ्ट होकर भारतीय जनता पार्टी में चला गया है। कुछ इक्का दुक्का हैं जो सिंधिया विरोधी रहे हैं, वैसा हर जगह होता है अपवाद स्वरूप, लेकिन वो इतने बुजुर्ग हो चुके हैं या उनका इतना ताकत नहीं है उनके पास कि वो इसका मुकाबला कर पाएँ। तो ये कांग्रेस की एक कमी है जिसको वो चाहते तो 5 महीने में दूर करने की कोशिश करते। ये कांग्रेस वो काम नहीं कर पाई। हालांकि कुछ वहाँ के पदाधिकारी उनने बदले थे, लेकिन वो टीम वैसी नहीं बन पाई जैसी ऊर्जावान टीम होनी चाहिए। या हो सकता है उतने संसाधन ना दिए हों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको, उतने अधिकार ना दिए हों कि वो नई पूरी एक टीम खड़ी कर सके। और सबसे बड़ी बात चीज़ है कि आपके पास इतने सारे मुद्दे थे, आप उन मुद्दों के साथ लोगों को खड़ा करते। वो तमाम चीज़ें कांग्रेस वहाँ पर करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। केवल और केवल ये है कि उपस्थिति दर्ज कराने का खेल है कि वॉक ओवर नहीं दे रहे हैं हम आपको। बिल्कुल, हम भी मैदान में हैं, जीत हार जो होगी वो देखा जाएगा, लेकिन हमारा एक प्रत्याशी वहाँ पर है, उम्मीदवार वहाँ पर होगा, हमारी टीम वहाँ पर है। एक संदेश देने का खेल कांग्रेस की तरफ से भी हो रहा है। इसमें प्रभु एक चीज की तरफ प्रभु ने अच्छा इशारा किया है मनोज के, वहाँ पर सिंधिया का केडर था। और आप देखेंगे कि ग्वालियर चंबल संभाग में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया या माधवराव सिंधिया के बाद कांग्रेस में कोई और दूसरा ऐसा चेहरा हो सकता था जो बड़ा नेता होता,
तो वो निश्चित तौर पे दिग्विजय सिंह होते, क्योंकि दिग्विजय सिंह का सीधा संबंध गुना से है, गुना से, बिल्कुल। इसलिए निश्चित तौर पे गुना से। लेकिन दिग्विजय सिंह के कारण मध्य प्रदेश में ही लीडरशिप खत्म हो गई। ग्वालियर चंबल संभाग में तो इसलिए थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वो थे। गए भी हैं, कोशिश की है उन्होंने कोशिश भी की है, लेकिन चूंकि सिंधिया के प्रभाव के कारण दिग्विजय सिंह वहां पे पूरे प्रदेश के नेता बने, लेकिन वहां पे तो सिंधिया की चलती थी। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि रीवा के अंदर श्रीनिवास तिवारी की चलती थी, तो वहाँ कोई नहीं, या विंध्य में अजय सिंह या अर्जुन सिंह है या श्रीनिवास तिवारी हैं, इस तरह से इलाके बटे हुए थे। तो अब सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की है कि बटे हुए इलाके में जब इलाका खाली हुआ है वहाँ पे दिग्विजय सिंह के लिए अगर वहाँ कुछ करने के लिए, तो अब समय नहीं है, समय गुजर भी चुका है। उन्होंने खुद भी कोई लीडरशिप वहाँ ऐसी तैयार नहीं की। अब डॉक्टर गोविंद सिंह एक उनके समर्थक है, रामनिवास रावत, केपी सिंह जो उनके खास समर्थकों में, वो इस समय नाराज हैं, क्योंकि उनके साथ जो 15 महीने की सरकार थी उसमें खराब व्यवहार हुआ। तो अब आप इससे अंदाज लगाएं कि कांग्रेस किस कमजोर किस स्तर पर खड़ी होगी। एक और बात कही थी प्रभु जी ने, युवा नेतृत्व की बात हुई और जो उनकी योजना की, लेकिन आज युवा संवाद किया था कमलनाथ ने, चूंकि उनके से नाराज होकर ही एक युवा नेता चला गया, और जो युवाओं से अच्छा संवाद था जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और उसका असर हमको परसों देखने को मिलेगा 2 दिन बाद। लेकिन आज युवा संवाद में उन्होंने अपनी कार्यकाल की 15 महीने की उपलब्धि नहीं बताई, उन्होंने 15 साल की बात की शिवराज सिंह सरकार के कार्यकाल की। और वो इसके पहले लगातार कहते रहते कि हमने युवाओं के लिए एक अच्छा भविष्य की योजना बनाई है, हमने किसानों के कर्ज माफ़ किए, और आज उन्होंने कहा किसानों की सुनवाई नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, अपराधों में नंबर 1 बन गए। और इसके साथ उन्होंने कहा कि मुझे केवल 15 महीने का समय मिला था, जिनमें से 3 महीने बाद में लोकसभा चुनाव में चले गए, 12 महीने में काम कर पाया। तो इन सब के बीच आपको नहीं लगता कि एक मैसेज वो दे सकते थे युवाओं को, एक रोड मैप बता सकते थे कि अगर आप अगले चुनाव जब उपचुनाव होगा तो कांग्रेस के पास ये विजन है और आप इसको देखते हो हमको वोट कीजिए, लेकिन ये सुनहरा मौका कमलनाथ ने गवा दिया, या उनके पास कोई विजन ही नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पे कमलनाथ की युवाओं में कोई अपील नहीं है मनोज। युवाओं के बीच जो अपील थी वो थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की। दूसरी बात कि आप 15 महीने सरकार में रहे, आपने किसान कर्ज माफ़ी, और दूसरा बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी भत्ते का, बिल्कुल, तो वो आपने कुछ किया नहीं, बल्कि आपके समय में भी ये सारी स्थितियाँ। तो आप 15 महीने के अपने कार्यकाल पे बोलने के लिए कमलनाथ के पास कुछ भी नहीं है। अब आप इसी पे ताज्जुब करिए कि आज वो बड़ा सारा विज्ञापन छपा है, आज राजीव गांधी की जयंती है। राजीव गांधी का देश के लिए काफ़ी योगदान है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आप राजीव गांधी को राम मंदिर आंदोलन से जोड़ रहे हो आज कितने साल बाद, 30 साल बाद। बिल्कुल। अब जो 30 साल में जो पीढ़ी जवान हुई है, जो राजीव गांधी 91 तक थे, उसके बाद जो पीढ़ी जवान हुई है वो तो अब राजीव गांधी के योगदान को भी बहुत अच्छे से नहीं जानती है। जो नई पीढ़ी है वो राजीव गांधी के उस समय के योगदान को भी बहुत अच्छे से नहीं जानती है। उसने तो जब 10 साल बाद आंखें खोली होगी, यानी 2000 में, तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी, राज्यों में भी बीजेपी मजबूत हो रही थी, और कमजोर कांग्रेस की सरकार को लोगों ने देखा है। और उसमें जो है राम के साथ, और राम मंदिर उसमें राम के साथ जो व्यवहार हुए हैं, निश्चित तौर पर नई पीढ़ी को वो याद है, युवाओं को वो याद है कि आपकी सरकार कह रही थी कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं, ठीक है, राम के अस्तित्व पे आप सवाल लगा रहे थे, राम सेतु पे आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, और आज आप युवाओं से अपेक्षा कर रहे हैं, या युवा संवाद के दिन आप, चूँकि राजीव गांधी का जन्मदिन था इसलिए उन्होंने ये कार्यक्रम किया होगा, तो अगर आप उस दिन ये बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप कम से कम राजीव गांधी के युवाओं के लिए उन्होंने 18 साल की उम्र में मतदान का अधिकार दिया, बड़ा फैसला था राजीव गांधी का, उसको हाईलाइट करते, उन्होंने उसका जिक्र किया है, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया है। उसकी बजाय उन्होंने क्या किया है कि राम मंदिर, राम राज्य। अब राम राज्य 5000 साल पुराना था, आज के जिस दौर में हम रह रहे हैं, क्या राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं वो राम राज्य जो था? बिल्कुल। ये तो व्यवस्था सुधर जाए तो बहुत बड़ी बात है पूरे देश की, किसी भी राज्य में उसी को आप एक अच्छा राज कह सकते हैं। प्रभु जी, कल्पना की बात कर रहे हैं, तो वाकई आपको लग रहा है कि कांग्रेस में अभी कल्पना लोग में ही जी रही है, कि वो उम्मीद में है कि शायद जनता कुछ कर दे? क्योंकि वो जो कर रहे हैं अभी तक, पिछले हम 4-5 महीने में जब से देख रहे हैं सरकार गई है, ऐसा कुछ करते नज़र नहीं आ रहे हैं जिससे वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करें, या उनके जो लोग साथ छोड़ गए, क्योंकि वो समय समय पे कभी जयचंद कहते हैं, कभी गद्दार कहते हैं, कभी कहते हैं जनता करेगी उनका फैसला, कभी कहते हैं कोर्ट चले जाते हैं। तो वाकई में वो लग रहा है कि वो कुछ धरातल में कुछ ऐसा करना चाह रहे हो कि जिससे ये लगे कि वो वापसी की तैयारी में, सरकार की वापसी में, वापस सरकार बनाने की मुद्रा में है। देखिए मनोज जी, कांग्रेस बड़ी विकट परिस्थितियों में सत्ता गंवाई है कांग्रेस ने। कोरोना का समय चल रहा है, कहीं पर भी कोई काम नहीं हो रहे हैं, सरकार भी ऐसा कोई कोरोना से हटके कोई बड़ा काम करती हुई नहीं दिखाई दे रही कि जिसकी कमियां कांग्रेस निकाल सके।
जैसा अभी आप कह रहे थे, तो कांग्रेस जो युवा संवाद जो कमलनाथ कर रहे हैं, जो 15 साल की बातें गिना रहे हैं, तो वो इसलिए गिना रहे हैं कि 15 महीने की उपलब्धि गिनाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। जब आप यदि अपने आप को उजला दिखाना है, मेरी कमीज यदि ज़्यादा सफ़ेद है बतानी, तो मुझे ये बतानी पड़ेगी कि मनोज जी की कमीज गंदी है, काली है, बिल्कुल। तो वो काम कांग्रेस कर रही है कि अपनी गंदगी को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए वो दूसरे की कमजोरियों को रेखांकित कर रही है। लेकिन अब 15 साल का यदि आप पुराना रिकॉर्ड लेकर आते हैं तो आपके 15 महीने का रिकॉर्ड सामने आएगा ही आएगा, उस पर सवाल होंगे। सवाल कांग्रेस को अभी जो मुद्दे उठाने चाहिए थे वो उठाने चाहिए थे कि कोरोना के बाद की क्या परिस्थितियाँ, सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की बनी है वहाँ पर जो बेरोजगारी का संकट है, यदि वहाँ पर युवाओं के रोजगार की स्थिति नहीं बन रही है, वहाँ यदि नौकरियाँ जा रही हैं, वहाँ पर यदि किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, उसको काम नहीं हो पा रहा है, तो तमाम चीज़ों पर बात होनी चाहिए थी। अब अनलॉक के दौर में देश है, यहाँ पर जो है लोगों को एहतियात बरतते हुए अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाने की दिशा में देश चल रहा है। तो वहाँ पर कांग्रेस को यहाँ की कमियाँ गिनानी चाहिए थी, लेकिन उनके पास वो नहीं है, क्योंकि उनके पास एक थिंक टैंक वो नहीं है। वो ये कोई मेहनत नहीं करना चाहते। वो जिस तरीके से उनको 2018 में सत्ता मिली थी, उसी तरीके से फिर वो सत्ता की उम्मीद में बैठे हुए हैं कि उसी तरीके से कहीं छीका टूट जाएगा और सत्ता इनके हाथ में आ जाएगी। प्रभु, एक बात और यहाँ भी गौर करने वाली है कि 15 साल की सत्ता, अरे यार 15 साल सत्ता रही कैसे? आपकी असफलता के कारण, और उनकी सफलता को लोगों ने माना। सरकार का वापस रिटर्न होना सरकार की उपलब्धियां हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर शिवराज सिंह चौहान ने कोई काम किया होगा तो 2008 में आए होंगे, 2013 के अंदर फिर से चुनाव जीते, कई सारे फैक्टर रहे होंगे, लेकिन एक फैक्टर और फिर तीसरी बार 109 सीटों पे आना जी, फिर आप कैसे नकार सकते हो? अगर जनता आपको स्वीकार कर रही लगातार, वोट शेयर आपसे ऐसा जनादेश नहीं दिया उन्होंने कांग्रेस को कि बहुत कोई स्पष्ट जनादेश दे दिया हो, और वोट शेयर 2-4-5 सीटों का ज्यादा अंतर था कांग्रेस से। वही मैं कह रहा हूँ कि वो छीका टूटने जैसी स्थिति है कि कहीं पर गलतियां हुई उनसे, भारतीय जनता पार्टी से, तो उसका जो फायदा कांग्रेस को मिल गया। वो 15 महीने सरकार में रहे, लेकिन कांग्रेस अपनी सत्ता नहीं संभाल पाई, इसलिए वो बाहर हो गए। बिल्कुल। चलिए, अब समय और इजाज़त नहीं देता तो इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। तो निश्चित तौर से पिछली बार जब भाग्य से छीका टूट गया था, लेकिन इस बार उम्मीद करेंगे कि कम से कम वो जनता के अगर दरबार में जा रहे हैं तो मेहनत करके जाएं, अपने एक विजन के साथ जाएं, एक प्लानिंग के साथ जाएं। क्योंकि घोषणा पत्र में आपने जो वादे करते हैं उसके लिए आप कह सकते हैं कि 5 साल का समय होता है, लेकिन अगर 15 महीने का कार्यकाल भी आपका कसौटी पे परखा जाएगा, या जो भी सरकार हो, कि अगर आप 15 साल की बात कर रहे हैं बीजेपी के, तो बीजेपी ने भी 10 साल दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की बात करते हुए 15 साल की सत्ता में लगभग हर बार जिक्र किया, और हो सकता है आने वाले चुनाव में भी ये देखने को मिले। लेकिन ये दोनों दलों को तय करना होगा कि वो सामने वाले दल की खामियों को लेकर मैदान में जाते हैं, या अपनी जो एक कार्यशैली है, एक अपना एक विजन है, उसको लेकर मैदान में जाते हैं। लेकिन युवा संवाद, एक्चुअल रैली, वर्चुअल रैली के बीच इतना तो तय है कि इस लड़ाई में वही जीतेगा जिसके पास विचारधारा होगी, जिसके पास कैडर होगा, और जिसके पास उसको नीचे तक पहुंचाने के लिए एक समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम होगी। तो सत्ता का फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।